नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार की सियासत में इस समय नई हलचल मच गई है और ये हलचल मची है कांग्रेस के एक के बाद एक लिए जा रहे फैसलों से। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने अभी हाल ही में कृष्णा लवरू को बिहार का नया प्रभारी बनाया था और उसके बाद अब बिहार कांग्रेस में नया अध्यक्ष भी कांग्रेस ने नियुक्त कर दिया है। राजेश कुमार को कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है बिहार राज्य इकाई के लिए। और खास बात यह है कि राजेश कुमार आते हैं दलित समुदाय से। तो इधर हम देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो दलित समुदाय से हैं और अब बिहार में राजेश कुमार वो भी दलित समुदाय से हैं। और इससे पहले भी कांग्रेस बिहार में 2 बार दलित नेताओं को अपना अध्यक्ष बना चुकी है, लेकिन इस बार राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाना कांग्रेस का एक बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में अभी कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने हैं उसमें दलितों का जो वोट प्रतिशत है उस पर अब कांग्रेस ने सीधा उसको टारगेट करने का उसने एक प्लान तैयार कर लिया है। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से दलित और पिछड़ों और ओबीसी की बात करते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, उनको राजनीतिक तौर पर और शक्ति देने की बात करते हैं, हकीकत में राहुल गांधी अब वही काम उस काम को धरातल पर करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 दलित सम्मेलनों में राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके थे और अब एक दलित नेता को 2 बार के विधायक है राजेश कुमार, अभी दूसरी बार वो जीते हैं और उनकी अच्छी खासी पैठ है और बताया जाता है कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वो लोगों को जोड़कर चलते हैं। तो राजेश कुमार को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक तरफ जहां पर दलितों को निशाना उनको अपने साथ लेने का एक वो पूरा प्लान तैयार किया है और दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में एक नई ऊर्जा नई चेतना भरने की कोशिश भी की है। और इधर जिस तरीके से कृष्णा लवरू जो हैं उन्होंने योजना बनाई और उसके बाद पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ये जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकल रही है और कहा यह जा रहा है कि कृष्णा और कन्हैया की जो जोड़ी है ये इस बार कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दिला सकती है। आप जानते हैं कि पिछले बार कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीटें दी थी, उसमें कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी, 19 सीटें उसको मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि वो भी आरजेडी के कंधे से कंधा मिलाए, यानी उसको और मजबूत करे। कांग्रेस की अपनी सीटें बढ़ेंगी तो आरजेडी जो पहले से ही मजबूत स्थिति में है उसको और मजबूती मिलेगी। हालांकि बीजेपी और उसके साथी दल जो हैं वो अब कांग्रेस में इस फेरबदल को लेकर जेडीयू पर तंज मतलब कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। जेडीयू के नेता वो सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश सिंह जो भूमिहार नेता थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष थे 2022 से, उनको क्यों बदला गया। हालांकि ये जेडीयू के सोचने की बात नहीं है कि कांग्रेस किसको अपना अध्यक्ष बनाती है किसको नहीं बनाती, लेकिन जेडीयू के नेताओं के ऐसे जो बयान आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि उनको अभी से ये परेशानी होनी शुरू हो गई है और वो अपनी परेशानी को इस तरह से दिखा रहे हैं मानो कांग्रेस और लालू प्रसाद यानी आरजेडी में कोई लड़ाई हो रही है, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें सामने लाई जा रही हैं कि कांग्रेस के कदम से आरजेडी को टेंशन हो रही है, जबकि टेंशन असल में हो रही है बीजेपी को और जेडीयू को। और वैसे भी बीजेपी अभी अपनी टेंशन दबाने के लिए जिस तरीके से काम कर रही है वो भी अब सबके सामने है। और आज तेजस्वी यादव ने इस पर एक अहम बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो दिल्ली चुनाव के बाद ही कहा था कि बीजेपी की ए से लेकर जी तक सारी टीमें अब बिहार आएंगी, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश हुए, कल उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेज प्रताप यादव वो लोग पेश हुए थे। आज लालू यादव की बारी थी और जब वो रेल मंत्री थे उस समय नौकरी के बदले जमीन अपने नाम करवाने वाला एक जो मामला था, इन सब पर पूरे लालू परिवार को एक तरह से घेरा जा रहा है और ईडी जो है उनमें से बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रही है। ईडी सीबीआई सबकी जांच चल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव करीब है तो ये लोग ऐसा ही करेंगे, इसकी उम्मीद हमको थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ दिया कि ये लोग जितना इस तरह का काम करेंगे हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे। तो बिहार में एक तरफ आरजेडी के नेताओं पर हो रही ये कार्रवाई के कारण एक सियासी हलचल मची है, दूसरी हलचल मची है कांग्रेस के कारण। और कांग्रेस और आरजेडी इन दोनों की मजबूती जो है ये बीजेपी और जेडीयू को टेंशन दे रही है। जेडीयू के लिए परेशानी की बात यह भी है कि कल ही जेडीयू से 5 नेता छोड़ के आरजेडी में शामिल हो गए। उन नेताओं का ये कहना है कि जेडीयू जो है ये पाला बदल रहे हैं, मतलब नीतीश पाला बदल रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलता, ये उनकी शिकायत है।
कि जिन उम्मीदों से हमने जेडीयू ज्वाइन की थी वो हमारी उम्मीदें यहाँ पूरी नहीं हो रही। और उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, उन्होंने कहा ये डीयू हो गया, मतलब ये BJDU यानी भारतीय जनता यूनाइटेड दल, इसको उन्होंने ये कहा। तो ये एक नया नाम जेडीयू को मिल गया नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और उधर निशांत कुमार आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच आज विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच फिर इशारों में कुछ बातचीत हुई, उस पर भी अब बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर चाचा भतीजा फिर से इशारों में बात क्यों कर रहे हैं। तो बिहार में ये जो सियासत में नया खेल चल रहा है, बहुत सारी हलचलें मच रही हैं। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी हम ये जो देख रहे हैं लगातार बिहार में चुनाव में अभी वक्त है, घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से हलचलें अभी शुरू हो गई और जब से ये लालू प्रसाद जी पर ईडी की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस समय एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने इस तरह एकदम अपने जो अध्यक्ष को बदल दिया, उससे क्या संदेश जा सकता है? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है इस समय काफी सक्रिय दिख रही है और जो कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि संगठन का साल रहेगा 2025 और हम बहुत सारे बदलाव करेंगे, तो उस बदलाव के में हमने देखा पंजाब में भी प्रभारी बदले, बहुत सारी जगहों पर ये हुआ। पंजाब कांग्रेस को लेकर अभी लगातार बैठकें हो रही हैं, 2 साल बाद चुनाव है। गुजरात चले गए थे राहुल गांधी, वहां उन्होंने कहा कि हम जो जितने कांग्रेसी जो बीजेपी वाले हैं वो सब यहाँ से हट जाएं, हमको खुशी होगी। अब बिहार में बदल दिए गए कांग्रेस के अध्यक्ष और उससे भी ये कहा जा रहा है कि ये एकदम दलितों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस का सटीक प्लान है। क्या लगता है आपको, ये जो कांग्रेस पूरा फेरबदल कर रही है और अभी जो बैठकें हो रही, बताया जा रहा है कि 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष कम से कम 700 लोगों के साथ एक बैठक और होनी है। और ये सुझाव जो है ये प्रियंका गांधी ने दिया था कि भाई आप ऊपर ऊपर के नेताओं की तो मीटिंग कर लेते हैं, जिला स्तर पे जो अध्यक्ष हैं वो लोग क्या सोचते हैं, उनको क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ काम करना है। तो ये कांग्रेस की एकदम जो नई रणनीति है, क्या बिहार में इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तो समिता जी, जो बिहार में अभी अध्यक्ष बदला है कांग्रेस ने अपना, कल बदला, और उससे पहले जब कृष्णा अल्लावरू पहुंचे थे, उनका जिस तरीके से वहाँ स्वागत हुआ और उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई देखिए संगठन में तो सबको स्थान मिलेगा और संगठन में हम प्रतिनिधित्व भी पूरा करेंगे, लेकिन टिकट बांटने की जो बात है वो टिकट वही उसी तरीके से बांटेंगे कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो ये पहला क्राइटेरिया ये होगा कि जनाधार किसका है और कौन पार्टी के लिए मजबूती से काम कर सकता है, तो वो टिकट की मसला तो ये होगा। और जो आरजेडी के साथ टिकटों के समझौते की बात है या वाम दलों के साथ है, मतलब इंडिया गठबंधन में, उस पर रिजिड नहीं हुआ जाएगा। हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे जितने पे हम जीत सकते हैं, यानी कि कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ेगी वो उतनी सीटें जीतने के लिए ही लड़ेगी, हारने के लिए एक भी सीट नहीं लड़ेगी। ये एक तरीके से कांग्रेस ने तय कर दिया है। अब वो 40 पे लड़ती है कि 50 पे लड़ती है कि 70 पे लड़ती है, 100 पे लड़ती है, ये अब वो समय तय करेगा कि वो कितनी सीटों पर लड़ते हैं, क्योंकि पहले वो ये तय करेंगे कि उनके पास कौन लोग हैं जो चुनाव जीत कर आ सकते हैं, किन सीटों पर हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फैसला है। और कृष्णा अल्लावरू ने कहा भी, वो जो ओबीसी के सम्मेलन में थे, उन्होंने कहा भी कि भाई हमने 70 सीटें लड़ी और उसके बाद हम उसमें कुछ कर नहीं पाए, तो हमारे बारे में तमाम तरीके की बातें लोगों ने की और फिर उसको एक मुद्दा बना लिया गया। तो हम इस बार बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव में जाएंगे, जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उनके साथ हम जाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समिता जी है कि राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर आगे चल रहे हैं, और वो जातिगत जनगणना की बात करना, ईबीसी की बात करना, अति पिछड़ों की बात करना, अति दलितों की बात करना, उसमें बिहार के जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो बड़ी बाधा बन रहे थे। और ये जो राहुल गांधी ने कहा जाकर गुजरात में कि भाई जो आधे इनमें से बीजेपी के समर्थक हैं, मतलब अंदर से काम करते हैं, तो उनको निकाल बाहर करना है, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश प्रसाद सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे थे, इसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं। और उन्होंने उस सम्मेलन में भी उस तरह की कुछ बातें कह दी कि जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नागवार लोगों को गुजरी, यानी वो अपना जो सवर्ण जाति होने का दम्भ है उसको शायद नहीं छोड़ पा रहे थे। तो समिता जी, अगर राजनीति करनी है और आपको तो ये दम्भ तो छोड़ने पड़ेंगे, जो जातिगत दम्भ होते हैं,
वो चाहे राजनीति करें या चाहे आप समाज में हो, तो अब ये चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि लोकतंत्र और कोई किसी भी जाति का कोई दम्भ जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ थी, तो वो हटाए गए। दूसरा, कन्हैया कुमार को और कृष्णा अल्लावरू का जो वहाँ गठबंधन एक तरह से कहा जाए, जो जोड़ी बनाकर भेजी है कांग्रेस ने, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। हालांकि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव हार गए थे, लेकिन वो चुनाव हारना अपनी जगह पे है कि वो हार गए थे, अलग अलग मसला है। लेकिन वो अब जिस तरीके से उनको ज़मीन पर उतारा गया है, तो एक लीडर चाहिए था कांग्रेस को जो वहाँ ज़मीन पर जो है वो काम कर सके और उसकी एक मास अपील भी हो। हालांकि कोई जनाधार के नेता हो कन्हैया कुमार, ऐसा अभी तक नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सही है। वो वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करने का भी काम कर रहे हैं। जो मुद्दे जिनको उठा रहे हैं, तो वो वहाँ काम करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से कृष्णा अल्लावरू भी कोई जनाधार के नेता हो ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो वो स्ट्रेटेजी अपनी तैयार कर रहे हैं। तो यानी कांग्रेस अब एक समीकरण ये बनाकर चल रही है कि कौन संगठन के लिए काम कर सकता है, कौन स्ट्रेटजी बना सकता है, कौन जनाधार का है। यानी हर मोर्चे पर अब लक्ष्य ये है कि चुनाव जीतना है, जो कि कृष्णा अल्लावरू ने कहा था अपने ओबीसी की सभा के भाषण में। तो ये कांग्रेस वहाँ अब इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत समझा जा सकता है और इसका फ़ायदा वहाँ इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो सिर्फ कांग्रेस खुद मजबूत नहीं होगी, वो अन्य क्षेत्रों में जो सहयोगी दल हैं उनको भी मजबूत करेगी, और दूसरे सहयोगी दल मजबूत होंगे तो वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन अब पूरी मजबूती के साथ समित्रा जी चुनाव जीतने के लिए जाएगा, ये साफ संकेत कांग्रेस ने दे दिए हैं। दूसरा, अब जो आपने कहा कि वो जिलाध्यक्षों की सबकी बैठक होनी है, एक अच्छा सुझाव है जिलाध्यक्षों की बैठक हो, लेकिन 700 जिलाध्यक्ष बैठेंगे तो 700 जिलाध्यक्ष किस तरीके से बात करेंगे, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि 700 को एक साथ बुलाकर आप उनसे मतलब भाषण होंगे वहाँ या उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, तो 700 लोगों की बातें एक साथ कैसे सुनी जा सकती हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी का सुझाव है, तो ये सुझाव इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये तो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको देखना है कि वो 700 लोगों की बात एक साथ कैसे सुनेंगे। मुझे लगता है कि शायद अगर राज्यवार जिलाध्यक्षों को बुलाया जाता वो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप सुन सकते थे, जैसा कि अभी राहुल गांधी मिल भी रहे थे, जैसे पंजाब के लोगों से मिले तो वहाँ जिला स्तर तक के लोगों को बुलाया गया, गुजरात के लोगों को बुलाया गया। तो ये एक अच्छी रणनीति थी कि हर राज्य के लोगों से आप अलग अलग बुलाकर मुलाकात करें। लेकिन एक साथ भी आते हैं तो हो सकता है बहुत सी बातें हो जाए। एक साथ आप प्रदेश के अध्यक्षों को भी बुला सकते थे। लेकिन जो कहा राहुल गांधी ने कि, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि ये 2025 जो है ये संगठन का साल है। तो इसका मतलब समित्रा जी, अभी तक जो बातें कही जाती थी कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पास मतदाता हैं, लेकिन सांगठनिक स्तर पर उसकी कमजोरियां हैं जो चुनाव में दिखाई पड़ती हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में अगर आपकी सांगठनिक कमजोरियां होंगी तो आपको वो परिणाम सामने नहीं आएंगे जो आने चाहिए। क्योंकि बूथ पर लड़ेगा आपका कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता तभी लड़ेगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि भाई उसका संगठन है। अब जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, ये बताया गया साहब वहाँ 20 जिलाध्यक्ष ही नहीं थे और चुनाव में आप चले गए। तो अगर आपके जिलाध्यक्ष ही नहीं है और आप चुनाव में जा रहे हैं तो बूथ पर लड़ाई कौन लड़ेगा? तो बूथ में जो आपका कार्यकर्ता लड़ रहा है तो उसको भी तो होना चाहिए ना कि उसके ऊपर सीधे सीधे बात करने के लिए कौन है। तो निश्चित तौर पे अगर संगठन मजबूत होता है कांग्रेस का और जिला स्तर पे मजबूती आती है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी और इसका फायदा चुनाव में भी निश्चित तौर पर मिलेगा। समिता जी बिल्कुल, कांग्रेस अब बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है। और अमलेंदु जी, आप देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो माइनस मार्किंग होती है, तो फिर ये होता है कि माइनस मार्किंग ना हो तो जितने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट किया जाता है। बस कांग्रेस उसी स्ट्रेटेजी पे अब शायद काम करना कृष्णा अल्लावरू ने शुरू किया है कि जिन सीटों पर हम जीतेंगे, बिल्कुल जीत पक्की होगी, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे या उतनी सीटों की मांग करेंगे। और अगर ऐसा लगेगा तो अब माइनस मार्किंग से मतलब कांग्रेस अब बचना चाहेगी, क्योंकि जितनी माइनस मार्किंग उतनी उसकी छवि को या संगठन को कमजोर उसको माना जाएगा। और कांग्रेस इस समय ये जोखिम नहीं लेना चाहती। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास या जो भी सुधार वो हो रहा है वो अच्छे उसमें समय पर अब वो कर रही है। हालांकि बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की इस रणनीति से किस तरह से विपक्ष परेशान हो रहा है, यानी जो अभी जेडीयू जो है वो कैसे परेशान हो रहा है, इसकी एक वानगी देखिए। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर उन्होंने ये जो राजेश कुमार का नियुक्ति पत्र उसको टैग करते हुए लिखा, माननीय तेजस्वी यादव जी को टेंशन देने वाला समाचार आ गया, महागठबंधन में शामिल दलों के लिए खुशखबरी, बधाई हो। मतलब अब ये बता रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको इसमें टेंशन ले लेना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये लिखा अखिलेश प्रसाद सिंह को टैग करके
कि माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी अपने 2-2.5 साल के कार्यकाल में कमेटी बनाने में भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस की कार्य संस्कृति इस बात का सबूत देता है कि आपको काम करने की आजादी नहीं है। वर्क कल्चर विहीन दल बिहार और देश को अब और नहीं ठग सकता। अब ये भी इनके क्या कहें, इनको लग रहा है कि कांग्रेस देश को ठग रही, जबकि कांग्रेस 10 सालों से 11 सालों से सत्ता में नहीं है और बिहार में तो वो बहुत समय से नहीं है। तो फिर कौन किसको ठग रहा है ये अब खुद ही बताएं। लेकिन इधर अमलेंदु जी एक चीज और ये हुई, कल 5 लोग समरेंद्र कुणाल जो हैं जेडीयू के नेता कटिहार से, उनके साथ 4 और लोग ये आ गए जेडीयू में, आरजेडी में, और उन्होंने कहा जेडीयू नहीं अब भाजेडीयू हो गई है, पूरी तरह बीजेपी के इशारे पर चल रही है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, पार्टी और सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, थक हार कर अब बेटे को आगे कर रहे हैं। 50 वर्ष की उम्र में अब उनका बेटा राजनीति में कदम रखेगा तो जनता के लिए क्या कर पाएगा। जेडीयू पूरी तरह से कमजोर हो गई है और हमको राजनीति में अपना भविष्य तलाशना है, तो इसलिए हम लोग अपने पुराने घर आरजेडी में आ गए। ये सब लोग पिछले साल ही आरजेडी छोड़कर गए थे जेडीयू में। जैसे नीतीश ने पाला बदला वैसे उनके लोगों को भी पाला बदलवाया, लेकिन अब ये वापसी हो रही है। चुनाव के पहले इस तरह की वापसी क्या कहेंगे? क्या जेडीयू कमजोर है? और जो ये कहा कि नीतीश जी कमजोर हो रहे हैं, अक्षम हो रहे हैं, आज तेजस्वी यादव ने भी वही बात कही। और अब आपसे जवाब चाहती हूँ, एक बार पहले तेजस्वी यादव का एक बयान हम सुन लेते हैं, जो उन्होंने कहा कि किस तरह बिहार को ठगा जा रहा है और यहाँ की परियोजनाएं जो है वो कर्नाटक जो भेजा गया मकई कारखाने के शोध को, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, एक बार सुनते हैं। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आपको लगता है कि आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो अमलेंदु जी, तेजस्वी यादव यहाँ सरकार बनाने का ही दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और बयान का जो जिक्र कर रही थी उस बयान को भी सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से जो परियोजनाएं जो है वो कर्नाटक क्यों भेजी जा रही, यहाँ आपने एक सुई का कारखाना तक आपने नहीं लगाया। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, उस बयान को भी सुन लेते हैं। बेगूसराय में जो मक्के के बीज का जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, वो बिहार बेगूसराय से हटा करके कर्नाटका जो है शिफ्ट किया जा रहा है। हम भाजपा के लोगों से, एनडीए के लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार क्यों कर रही है, एनडीए सरकार क्यों कर रही है? बिहार को आप लोगों ने 20 साल राज किया, 11 साल से आप केंद्र में हैं। आप लोगों ने एक सुई का कारखाना भी बिहार में खोला नहीं, और जो चीजें बिहार में पहले थी
उसको भी जो है आप छीनने का काम कर रहे हैं बिहार से। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, यहाँ जो तेजस्वी यादव का जो पहले बयान था उस पर बाद में आपका जवाब चाहूंगी। ये वाली जो बात है कि आप बिहार के लोगों का जो छीन रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर, इसके पहले वो लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी को निशाने पर लेते ही आए हैं। अभी ये जो फैसला हुआ है कर्नाटक ले जाने का काम जो कर रही है बीजेपी, क्या इसके पीछे अब अगला निशाना कर्नाटक है कि हम वहां भी अब अपनी सरकार बनाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ से शिफ्ट करें बिहार से, और बिहार के लोगों को जैसा मोदी जी ने पहले कि बताओ कितने देने हैं और उसके बाद कुछ नहीं दिया, चुनाव आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अभी इस तरह से चीजें ले जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर मित्रा जी, एक तो इस तरह की तमाम घोषणाएं नरेंद्र मोदी जगह जगह करते हैं कि यहाँ ये लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा, उसके बाद मालूम पड़ता है कि कुछ लगता नहीं है। अब जैसे वो दरभंगा के एम्स को ही बता दिया उन्होंने कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, मालूम पड़ा कि वहाँ अभी तक ज़मीन तक नहीं ली गई है, और जो ज़मीन बताई जा रही थी वहाँ जो है पानी भरा हुआ है, तो ये आ चुकी सामने। तो इसी तरीके से कुछ घोषणा कर दी होगी कि यहाँ कोई कारखाना होगा, अब वहाँ से उठा के वो कर्नाटक चला जाएगा, वो कर्नाटक से उठकर फिर कहीं और चला जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो तेजस्वी ने घेरा है वो ये घेरा है कि रोज़गार और जो लोगों का कहा जाए जो दिया था तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान, और नीतीश कुमार से ही दिलवाया, जबकि नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, नौकरियां देने की घोषणा तो कोई भी कर सकता है। तो जो तेजस्वी का वायदा था उन्होंने पूरा कराया, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां सिर्फ 2 विभागों में ही दी गई। तो अब तेजस्वी ने ये बड़ा मसला उठाया है कि नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी के सामने मजबूर हो चुके हैं कि वो जो चीज़ें यहाँ घोषणा की गई थी उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो उठाया है, और ये अपील करेगा, चूंकि रोज़गार एक बड़ा मसला है और खासतौर से बिहार में तो बहुत ज़्यादा है। संमित्रा जी, हम लोग देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए आपको श्रमिक जो है वो अधिकांश बिहार के लोग मिलते हैं। तो बिहार में चूंकि रोज़गार नहीं है और वहाँ साधन नहीं है, तो इसी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वरना कौन अपने घर से बाहर जाना चाहता है। तो 4 पैसा मिले और बाहर सस्ता श्रम करना पड़ता है, तो और दूसरे राज्यों के लोग फिर बिहार के लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, साहब ये आके यहाँ सस्ता श्रम करते हैं, और वहाँ उनका जो स्थानीय लोग होते हैं उनको नुकसान होता है कि साहब ये सस्ता श्रम यहाँ करने लग जाते हैं। तो एक बिहारियों के प्रति जो है दूसरे राज्यों में एक नफरत का भाव खामखा बनता चला जाता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए, तेजस्वी यादव इसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि अगर हमारे राज्य में इस तरीके की चीज़ें होंगी, यहाँ रोज़गार होगा, यहाँ रोज़गार के अवसर होंगे, तो हमारे लोगों को बाहर रोज़गार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और जब बाहर रोज़गार के लिए नहीं जाएंगे तो बिहार के लोगों के प्रति एक जो नफ़रत का भाव दूसरे राज्यों में पैदा होता है वो भी पैदा नहीं होगा। तो ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और नीतीश कुमार इस मसले पर बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सर मित्रा जी, ये बात देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से जो होते भी हैं उद्योग वगैरह, उनको उठाकर गुजरात ले जाती है जी। और ये एक बड़ा मसला महाराष्ट्र के चुनाव में भी था। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव जीत लिया, वो किस तरीके जीता वो अलग का मसला है, लेकिन आज भी वहाँ जो ये औरंगजेब आया है तो इसके पीछे भी वहाँ जो है ये गुजरात आ गया है कि गुजरात के लिए किया जा रहा है। तो मुझे लगता है समित्रा जी कि अभी कर्नाटक से शुरुआत हुई, कर्नाटक यहाँ से ले जाया गया, लेकिन वो जाएगा कर्नाटक भी नहीं, वो जाएगा गुजरात में ही। तो चूंकि सीधे गुजरात जाता तो बिहार में मुद्दा बनता, तो इसलिए बिहार से उठाकर पहले कर्नाटक बताया जाएगा कि वहाँ लगेगा, और लगेगा कर्नाटक में भी नहीं, वहाँ से उठकर फिर वो गुजरात चला जाएगा। तो ये गुजरात सीधे मुद्दा बिहार में नहीं बनने पाए, तो इसलिए अभी यहाँ से बिहार से जो घोषणाएं की गई हैं वो सारी धीरे धीरे शिफ्ट की जाएंगी और राज्यों में, और फिर वहाँ से फिर गुजरात चली जाएंगी। ये जो है एक बीजेपी की रणनीति है, और तेजस्वी ने बताने का काम किया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने एकदम सरेंडर हो गए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो सरेंडर मोदी हो गए हैं, तो जो पवन खेड़ा ने कहा कि वो ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके, तो तेजस्वी का कहना यह है कि मोदी जी तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके और नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जी, और ये जो अमलेंदु जी, जेडीयू नेताओं का भी जो यही कहना है कि वो पूरी तरह से भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। अभी जो समरेंद्र कुणाल जैसे जो 5 नेता जिन्होंने अभी छोड़ी जेडीयू, उनका भी यही आरोप है। और इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार एक लाचार नजर आ रहे हैं, और निशांत कुमार को लेकर भी जो हलचल हो रही है, और चुनाव के पहले जेडीयू नेताओं का छोड़ना और आरजेडी में जाना, क्या ये बता रहा है कि महागठबंधन की वापसी जो है, लोगों को भी अब यही उम्मीद हो रही, क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने बयान सुना तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि हम मजबूती से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस है, तेजस्वी यादव है, नौकरी की बात कांग्रेस भी वही अभी यात्रा निकाल रही है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी के ये जो दावा है कि हम मजबूती से सरकार बनाएंगे, और जेडीयू में जो टूटन है
क्या इसका कोई संबंध आपको दोनों का आपस में दिखाई दे रहा है? देखिए सविता जी, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। और जब मतलब कार्यकर्ता को ये लगने लगता है कि उसका नेता जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो कार्यकर्ता भी फिर जगह बदलता है। समिता जी, राजनीति का शाश्वत नियम है, नेता मजबूत होता है तो कार्यकर्ता भी साथ में होता है, और जब नेता कमज़ोर पड़ता है तो कार्यकर्ता भी फिर मजबूत नेता ढूंढा करता है कि हमें किसके साथ जाना है। नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये सारा देश जानता है और जनता तो यूँ भी जानता है। जैसा कि तेजस्वी यादव का ही आरोप है और राबड़ी देवी का भी आरोप है कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र जो है जेडीयू के ही कुछ नेता कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो नीतीश कुमार जब मजबूर हुए हैं निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए, तो ये संदेश और चला गया कि वास्तव में नीतीश कुमार जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए अब अपने बेटे को आगे करना। वरना तो अभी तक तो कह रहे थे कि परिवारवाद पे बातें करते थे। इंडिया गठबंधन छोड़ने से पहले कर्पूरी ठाकुर के याद में जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने बड़ा तगड़ा हमला बोला था बिना नाम लिए हुए जेडीयू का, उसका आरजेडी का, परिवारवाद को लेकर। और उसके बाद अगर आज आप परिवार अपने बेटे को आगे ला रहे हैं तो इसका मतलब आप परिवारवाद पे आ चुके। तो ये साफ संकेत जा रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ चुके हैं। अब जिस तरीके से वहाँ रोज़ रोज़ पोस्टर लग रहे हैं, रोज़ रोज़ नारेबाजी हो रही है कि निशांत कुमार आए हैं, निशांत कुमार ने बात सुन ली है, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, निशांत कुमार भी आकर मीडिया से बात कर रहे हैं, तो ये सारे संकेत साफ तौर पर हैं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उनका समय पूरा हो चुका है। बीजेपी उनको किसी भी हाल में अब कुछ भी बनाने वाली नहीं है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली भी नहीं है, उनको एज ए सीएम प्रोटेक्ट करने वाली भी नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे अब करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन निशांत कुमार जो है वो कितना कामयाब होंगे और कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अगर पहले से निशांत कुमार को लाया गया होता और वो काम कुछ संभाल रहे होते तो एक समय लगता। तेजस्वी यादव जब आए तो तेजस्वी यादव को धीरे धीरे सिखाया गया, राहुल गांधी को भी धीरे धीरे सिखाया गया, अखिलेश यादव को भी धीरे धीरे सिखाया गया। कोई एकदम से आकर समिता जी राजनीति में क्या आप बेटे हैं और आकर आप कमान संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस तरीके के दो ही उदाहरण देखने को मिले हैं मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, एक नवीन पटनायक का, दूसरा चौधरी अजीत सिंह का। तो नवीन पटनायक ने तो खुद को साबित किया लेकिन चौधरी अजीत सिंह खुद को साबित नहीं कर पाए। तो यानी जिन चौधरी चरण सिंह की 7 राज्यों में तूती बोलती थी, वो 7 राज्यों में जिनके कहने से मुख्यमंत्री बना करता था, वो चौधरी अजीत सिंह के बेटे और चौधरी अजीत सिंह जो है वो अब एक एक सीट के लिए जो वो गिड़गिड़ाते फिरते हैं, कभी मुलायम सिंह के सामने, कभी कांग्रेस के सामने, कभी बीजेपी के सामने। ये सब देखने में आया। तो निशांत कुमार कितना आगे बढ़ पाएंगे, चूँकि नीतीश कुमार का खुद का भी जो है समिता जी अभी तक का इतिहास ये है कि अगर वो बीजेपी के साथ होते हैं या आरजेडी के साथ होते हैं तब तो वो कमाल दिखाते हैं, लेकिन अगर वो अकेले लड़ते हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। तो क्या निशांत कुमार ने कोई रास्ता तय किया है कि नहीं किया? जैसा कि तेज प्रताप ने ऑफर दिया कि भाई आरजेडी ज्वाइन करने, ठीक है आप आरजेडी ज्वाइन मत कीजिए। तेजस्वी ने कहा कि अगर निशांत कुमार आगे संभालते हैं तो शायद उनकी पार्टी जो है वो बच जाए, ये उन्होंने कहा। तो अगर बच जाए ये है तो अब पार्टी बचाने के लिए आने तो बचेगी तो तभी जब वो कुछ काम करके दिखाएंगे। तो कितना कर पाएंगे जब चुनाव सिर पर है और बहुत टफ चुनाव है। मतलब नीतीश कुमार की राजनीति अब तक की जो रही है उसमें सबसे ज़्यादा संकट का समय नीतीश कुमार के सामने अब है। तो निशांत कुमार किस तरीके से नीतीश कुमार की इस सर्वाधिक संकट वाले दौर में उनकी क्या मदद कर पाते हैं और किस तरीके से पार्टी को या नीतीश कुमार के राजनीति को आगे ले जा पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनौतियां निशांत कुमार के सामने बहुत ज़्यादा हैं। तो कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि निशांत कुमार भी इस समय आकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी वहाँ अपना बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसे में वो निशांत कुमार को भी धक्का देगी और नीतीश कुमार को भी धक्का देगी। तो ये वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वहाँ एकजुट होकर चुनाव में जा रहा है, एक संदेश ये भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है। जो मीडिया के द्वारा बातें फैलाई जा रही थी कि सीटों के लेकर बंटवारे को लेकर झगड़ा है, तो वो भी नहीं है। यहाँ तो साफ साफ यहाँ कहा जा रहा है, प्रभारी जो है आकर कह रहा है। और जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कह रहे थे कि जो हमको अगर ज़्यादा सीटें लड़ने को मिली तो हम ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। तो उन अध्यक्ष को हटा दिया गया है और ये साफ कहा कृष्णा अल्लावरू ने कि हम सीटें वही लड़ेंगे जो हम जीतेंगे। तो यानी ये साफ संकेत, हर तरीके से संकेत दिया गया है कि कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। तो ये संकेत, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी, कि यहाँ तो भी यही तय नहीं है कि नीतीश कुमार अब अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार को सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, नीतीश कुमार को एनडीए अपना फेस बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। तो आखिर नीतीश कुमार का होगा क्या? अगर मान लीजिए बीजेपी नीतीश कुमार से कहती है कि भाई आप 20 सीटों पर लड़ लीजिए और नीतीश कुमार तैयार हो जाते, करेंगे क्या आखिर नीतीश कुमार?
अगर बीजेपी कहती है कि आप 20 सीटों पर लड़ रही तो नीतीश कुमार के सामने रास्ता क्या है? बड़ा प्रश्न तो ये ना समिता जी। या तो आप फिर एनडीए छोड़ के चले जाइए, इंडिया गठबंधन आपको लेगा नहीं, वहाँ पहले तय हो चुका है, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम का फेस भी तेजस्वी होंगे। जब वहाँ पहले से तय है और आपकी एंट्री वहाँ बंद हो चुकी है, अब चूंकि अब वो समय निकल चुका जब आप आ सकते थे, तब आपके सामने विकल्प क्या होगा? तो आपको मजबूर होकर या तो बीजेपी की शर्तें माननी होंगी या आप बीजेपी से अलग होकर लड़ें। तो अगर आप बीजेपी से अलग होकर और एनडीए से भी अलग होकर लड़ते हैं, तब नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी? तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ रहा है और वैचारिक तौर पर समिता जी, चाहे वो जेडीयू का हो और चाहे वो आरजेडी का हो, वो वैचारिक तौर पर एक है। समाजवादी हैं मूल तौर पर और मंडल को मानने वाले लोग हैं। तो यानी वैचारिक स्तर पर इधर से उधर होने में उनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के साथ जाने में तो दिक्कतें जेडीयू के कार्यकर्ता को भी होती है और आरजेडी के कार्यकर्ता को भी होती है। तो जो जेडीयू का कार्यकर्ता है उसके सामने एक स्वतः मतलब जो एक सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ होगी वो ये होगी कि वो आरजेडी में शिफ्ट हो, और तमाम लोग आरजेडी में शिफ्ट इसीलिए होने समिता जी चूँकि उन्हें लगता है कि की महागठबंधन मजबूती के साथ जा रहा है। तेजस्वी के नाम पे युवाओं का जाति धर्म से ऊपर उठकर समर्थन मिल रहा है। उधर जिस तरीके से कन्हैया कुमार रोजगार दो यात्रा निकाल रहे हैं उससे युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी कि मुद्दों के आधार पर भी एकजुट दिखाई पड़ रहा है इंडिया गठबंधन। औरंगजेब का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे और मसले हों, इस पर एनडीए विभक्त दिखाई पड़ता है। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इसीलिए वहाँ मजबूती दिखाई पड़ रही है और आज अब जेडीयू के लोग, ये सिलसिला शुरू हुआ है, धीरे धीरे आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी, अभी आगे और बहुत सारे उलटफेर होने हैं, लेकिन इस उलटफेर के बीच कृष्णा अल्लावरू ने एक ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में क्रांति होकर रहेगी और न्याय मिलकर रहेगा। उनका एक ट्वीट है, उस ट्वीट को देख लेते हैं, क्योंकि उस ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे नौकरी और पलायन रोकने की बात जो की है, क्या कुछ लिखा है कृष्णा अल्लावरू ने, उसको देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णा अल्लावरू लिख रहे हैं, जैसे जैसे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आगे बढ़ रही है। पेपर लीक, भर्ती घोटालों से ठगे बैठे बेरोजगार युवा छोटी छोटी टोलियों में यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब क्रांति होकर रहेगी, पलायन रुक कर रहेगा, बिहारियों को न्याय मिलकर रहेगा। सीधा एक ये बड़ा ऐलान है अमलेंदु जी कि क्रांति भी होगी, पलायन भी रुकेगा और बिहारियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। जैसा आपने बताया कि तमाम लोग जो हैं पूरे देश में, मजदूर वर्ग जो है वो मिलता है बिहार का, चाहे हमारे घरों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मकान बनाने वाले लोग या ठेके सड़क बनाने वाले, हर जगह आपको बिहार के लोग मिलेंगे। और जो लॉकडाउन में हमने देखा था भयावह मंजर की किस तरह बिहार तक पहुंचने के लिए लोगों को कितनी तकलीफें हुई, तो बहुत सारी चीजें अभी बिहार के लोगों के मन में है। और कृष्णा अल्लावरू ने जो ट्वीट किया है अमलेंदु जी, उसमें एक खास बात आपने देखी होगी कि उन्होंने लिखा छोटी छोटी टोलियों में युवा जो है हमारे साथ आ रहे हैं। मतलब ठीक है कि एकदम से कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन लोग अब जुड़ रहे हैं और छोटे छोटे लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये वाली बात यहाँ पर दिख रही है। क्रांति की बात जो उन्होंने कही है, क्या लगता है कृष्णा अल्लावरू के इस दावे में क्या आपको दम दिखाई दे रहा है? देखिए समिता जी, कृष्णा अल्लावरू के इस दावे में दम इसलिए दिखाई पड़ता है चूँकि बिहार वैसे भी क्रांति की धरती है और बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई कभी भी, और अभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। अगर चुनाव आयोग के ज़रिए कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो कोई भी सवाल नहीं है जो अभी तक की चीज़ें दिख रही हैं उसमें कि वहाँ बीजेपी जो है पावर में आ सके। और चुनाव आयोग भी अब कितनी मदद कर पाएगा, चूँकि चुनाव आयोग के कई मसले फंसे हुए हैं। और एक तो उसको मानना पड़ा कि एक तरह से कहा जाए कि वोटर लिस्टों में धांधली हो रही है, चूँकि कल जो घोषणा की है चुनाव आयोग ने कि वो आधार कार्ड को जोड़ेगा वोटर लिस्ट से, और इस पर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कहा भी है कि भाई चुनाव आयोग ने इसका मतलब ये स्वीकार कर लिया कि वोटर लिस्टों में धांधलियाँ हुई हैं। तो अगर ये धांधलियाँ हुई हैं और ये धांधलियाँ रुक जाएंगी तो बीजेपी कैसे फिर चुनाव जीतेगी? क्योंकि जैसा संजय राउत का कहना है कि ये 39 लाख मतदाता जो महाराष्ट्र में थे वो अब दिल्ली चले गए और दिल्ली से बिहार चले जाएंगे। तो दिल्ली से बिहार जाने का समय आ गया, लेकिन अगर वो 40 लाख पकड़ लिए जाएंगे कि ये 40 लाख हैं जो फ्रॉड है, तो फिर कैसे बिहार में पहुँचेंगे? वो तो फिर अंतर्धान हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। फिर वो ईश्वरीय शक्ति उनको ले जाएगी उन 40 लाख मतदाताओं को जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, फ्लोटिंग वोटर जो हैं। तो फिर कैसे बीजेपी काम करेगी? तो फिर लड़ाई असली मुद्दों पर होगी, और जब असली मुद्दों पर लड़ाई होगी तो बीजेपी क्या कहेगी वहाँ जाकर कि क्या है भाई? अगर ये पलायन का मसला जो है समिता जी, अगर ये मसला है तो 19 साल से आप सरकार में शामिल हैं नीतीश कुमार के साथ, और 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं।
तो डबल इंजन की सरकार तो है बिहार में, तो पलायन क्यों नहीं रुका? और ये नौकरियां जो मिली 5.5 लाख के आसपास, ये तभी क्यों मिली? अब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल थे, बीजेपी जब सरकार में शामिल थी तब क्यों नहीं मिली नौकरियां? तो ये सवाल तो है ना लोगों के दिमाग में। तो अब बिहार के लोगों को, खासतौर से बिहार के युवाओं को आप किस तरीके से फरमाएंगे? जिस दिन संमित्रा जी होली, छोटी होली थी, मतलब जिस दिन जलती है वो, उस दिन हम लोग ऑफिस से लेट हो गए निकलने में थोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा जो था वो मतलब ट्रैफिक था और कैब नहीं मिल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से एक कैब हुई, और वो कैब जो हमको मिली तो वो चले थोड़ी दूर चल के ऐसी बातचीत होने लगती है। तो हम लोग 2-3 लोग थे ऑफिस के स्टाफ, तो एक ही कैब में सब रास्ता ऐसा चुना कि सबको किसी को ड्रॉप करते चले जाएँ। तो जो ड्राइवर साहब थे वो बिहार के ही थे, वैशाली जिले के पंडित जी थे, राकेश पांडे शायद उनका नाम था। ऐसी बातचीत होने लगी, वो कहने लगे कि बिहार में पलायन बहुत है, और मैं तो भूटान गया तो वहाँ भी जो थे मुझको वो मजदूर जो थे वो बिहारी मिले। मैंने कहा भाई वाह, यहाँ भी जो है बिहार का मजदूर है। और वो कहने लगे कि इसीलिए जो है वो सब लोग जब दुश्मन हो जाते हैं। तो तब तक हमने उनसे नाम वाम भी नहीं पूछा था। हमने कहा इस बार क्या लग रहा है कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी, इसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कहा कि मतलब पलायन जो है वो बड़ा मसला बिहार में है और काम नहीं होते हैं, घोषणाएं कभी होती हैं और वो 20 साल के बाद जाकर पूरी होती हैं, ये उनका कहना था। वो तो जब उनको हमने पेमेंट किया, यूपीआई से पेमेंट हुआ, तो उनका नाम आया तो हमें समझ में आया कि ये पांडे जी हैं, तो ये बात कर रहे हैं। तो यानी समिता जी कि ये बात वहाँ जन जन में है कि पलायन हो रहा है, पलायन नहीं रुक रहा, और इस पलायन की वजह से दूसरे राज्यों में लोग बिहार के लोगों के दुश्मन हुए जा रहे हैं। तो ये आम जन में है वहाँ बात। तो यानी समिता जी कि जिस दिन लोग त्योहार मनाने के लिए गाड़ियां सब नहीं मिल रही हैं, सड़कों से गायब हैं, सब अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग तब भी यहाँ जो है कि चलो त्योहार का दिन है तो उस दिन ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं कि ताकि कुछ ज़्यादा पैसा। तो ये जो बिहार के लोगों का दर्द है, इसको क्या मोदी जी समझ सकते हैं, जिनके खून में व्यापार है? तो जिनके खून में व्यापार है वो बिहार का दर्द कैसे समझेगा? यही तेजस्वी जो है समझाने की कोशिश करना समिता जी। जी बिल्कुल, और यादव ने यही समझाया है। कृष्णा अल्लावरू ने भी बिल्कुल जो सही मुद्दा, मतलब जिसको यात्रा करने को लेकर बहुत सारे मुद्दे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ये नाम ही दिया है, और लोगों को एक बार फिर से उनको याद दिलाया है कि कैसा सलूक आपके साथ हुआ है बीजेपी की सरकार में और नीतीश कुमार की सरकार में। तो ये कांग्रेस जो है इस समय बिल्कुल उसने सही नब्ज पकड़ी, और तेजस्वी यादव तो पहले ही इस मामले में लगातार बात करते ही रहते हैं। अब कांग्रेस जिस तरह से सांगठनिक फेरबदल कर रही है अमलेंदु जी, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, मुकुल वासनिक जो है उन्होंने कल की एक जो बैठक हुई, क्योंकि अभी कांग्रेस लगातार बैठकें भी ले रही है, उस बैठक के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आखिरी चर्चा बस इसी को लेकर करते हैं, फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। पहले सुन लेते हैं मुकुल वासनिक ने क्या कुछ कहा। जयराम रमेश जी ने अभी बताया कि बड़ी लंबी चर्चा इस विषय पर हुई है। केंद्र बिंदु की तरह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हम संगठन में जगह देंगे, उनके अधिकारों को और विस्तार पूर्वक बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। जमीन पर संगठन और सशक्त बनाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी, और इसीलिए उस पर काफ़ी गहरी चर्चा हुई है। लेकिन हम पूरी की पूरी बात जब इस पर अंतिम फैसला होगा आपके समक्ष रखेंगे। फेजेस में आपके सामने कोई बात बताना मुनासिब नहीं होगा। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, मतलब अभी वो पूरा इस तरह से केंद्र बिंदु उन्होंने बता दिया कि कैसे, यानी जो पावर है वो ऊपर से नीचे, और नीचे के लोगों को किस तरह से शक्ति संपन्न करना, उनको अधिकार देना, क्योंकि जमीन पर उन्हीं को काम करना है। कांग्रेस की ये जो रणनीति है, गुजरात से लेकर जो राहुल गांधी ने ऐलान किया, या उसके पहले बेलगावी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अब ये जो दिख रहा है असर कांग्रेस का, बिहार पे इसका क्या असर दिखाई देगा? देखिए समिता जी, बिहार में भी इसका साफ तौर पर असर दिखाई देगा। और चूंकि ये जो काजा रिशफल हो रहा है कांग्रेस में, जो आमूलचूल परिवर्तन संगठन में किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला चुनावी राज्य बिहार ही पड़ रहा है, और इसका असर वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी के कई दौरे बिहार के हो चुके हैं समिता जी, पिछले मतलब ये साल शुरू होने से पहले ही, और जो दौरे हुए हैं तो उन्होंने उसमें जाकर मुद्दों की बात की है, जिस तरीके की जिन मुद्दों की बात की है, तो वो मुद्दों की बात आखिर ज़मीन पे कौन पहुंचाएगा? वो संगठन पहुंचाएगा।
और संगठन तभी पहुंचाएगा जब जो राहुल गांधी की नीतियों से सहमत होगा। तो इसलिए जो सहमत नहीं थे वो बैरियर्स बीच में से हटाए जा रहे हैं और वो शुरुआत बिहार में भी हो चुकी है। तो ये बिहार में भी ज़मीन पर काम करता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि मुकुल वासनिक कह रहे हैं कि हम जिला स्तर के जो मतलब जिला अध्यक्ष हैं उनको हम संगठन में मुख्य इकाई के तौर पर शामिल करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ज़िले की इस तरह से चीज़ें आएंगी तो जिला अध्यक्ष जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है या जिले का संगठन ज़्यादा बेहतर जानता है कि ज़िले में क्या समीकरण हैं, किस सीट के क्या समीकरण हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट बाहर से आके आया हुआ व्यक्ति तो नहीं देगा। तो उसकी अगर बात सुनी जाएगी तो कांग्रेस हो या कोई भी दल होगा उसमें जिले स्तर के लोगों की बात सुनी जाती है तो संगठन भी उसका मजबूत रहता है और संगठन मजबूत रहता है तो चुनाव में उसका फायदा भी मिलता है। ये सीधा सा एक राजनीति का सिद्धांत है। कांग्रेस अब इस तरफ लौट रही है, ये अच्छी बात कही जा सकती है समिता जी बिल्कुल। और एक बार फिर मुझे प्रश्न पत्र का ही उदाहरण ध्यान आ रहा है कि जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे आंसर लिखना, तो उसमें भी आपको अच्छे स्कोर मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जिसने पूरी पढ़ाई की होती है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी वो अच्छे से नंबर ले आता है। तो इस समय कांग्रेस वही कर रही है कि एक एक नंबर के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रही है, देखना होगा कि कांग्रेस की ये मेहनत क्या रंग लाती है। और इधर तेजस्वी यादव जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने लालू प्रसाद की आज जो ईडी में पेशी हुई है, ये मामला भी बीजेपी पर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि आज तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और वो ये देख रहे हैं कि उनके नेता को परेशान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए इस समय मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं और बिहार की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर जो नया खेल कर दिया है, इसका क्या असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अमरेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।